देखिए, लोकतंत्र के अगर सीधा सीधा और सरल भाषा में अगर हम समझे तो लोकतंत्र वही होता है जहां लोग जो होते हैं अपने शासन प्रणाली को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुनते हैं। जैसे देखिए, लोकतंत्र के सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र की जो जो पूरा पूरा फंक्शन है लोकतंत्र की, सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया तक ही समाप्त नहीं हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूथ वॉइस 24 युवा आवाज के साथ। मेरे साथ है मेरे साथी और सहयोगी हमेशा की तरह अभिषेक कुमार जी। और आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकतंत्र और राजतंत्र पर, और दोनों में अंतर क्या है, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और अभिषेक जी से आज हम चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, लोकतंत्र के अगर सीधा सीधा और सरल भाषा में अगर हम समझे तो लोकतंत्र वही होता है जहां लोग जो होते हैं अपने शासन प्रणाली को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुनते हैं। जैसे कि जब लोगों की संख्याएं कम थी तो लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने शासक चुना करते थे, लेकिन जब लोगों की संख्याएं बढ़ने लगी तो अप्रत्यक्ष रूप से सांसद, विधायक, प्रधान समिति और अन्य पदों के माध्यम से अपने सरकार चुनने लगे। तो लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुनी गई जो शासन है उसी को हम लोकतंत्र कहेंगे। और अभिषेक जी, आपने लोकतंत्र के बारे में बताया, तो हम आपसे जानना चाहेंगे भारत तथा दुनिया सहित के और दुनिया के लोकतंत्र के बारे में आप कुछ बताएं। देखिए, देश और दुनिया के बारे में जहां तक हम लोकतंत्र के बारे में चर्चा करें तो भारत के अगर हम संदर्भ में बात करें तो भारत में भी लोकतंत्र के पद्धतियां रही हैं। जैसे शक्य हो या लिच्छवी गणराज्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम यह कहीं ना कहीं पाते हैं कि वहां भी लोकतांत्रिक मूल्य थी। जैसे सभा और समितियां उस शासन प्रशासन के अंतर्गत काम करती थी। शासन सभा और समिति नामक जो संस्था थी जो लोगों द्वारा चुनी जाती थी। तो भारत के संदर्भ में प्राचीन समय में भी यह लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक प्रणाली देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक हम देश विदेशों की बात करें तो 300 ईसा पूर्व यूनान में अरस्तु नाम का एक व्यक्ति था जो एक दार्शनिक था। उसने भी 150 अन्य संविधानों का वो पठन पाठन किया, रीडिंग किया। वह भी लोकतांत्रिक मूल्यों को विभिन्न तरह के पैमाने पे उसने भी अपना गणना किया। और उसने जो अरस्तु था वो मोनार्की को लेकर हो चाहे कॉलोनियल हो, वो भी तीन प्रकार से वर्गीकरण किया। जैसे राजशाही को हुआ, माने जनता पर जो शासन कर तरीके थे, जैसे एक मोनार्की था राजा के द्वारा, एक कॉलोनियल था किसी के जो जाकर गुलाम बनाकर, और तीसरा था जनता के द्वारा चुनी हुई जो भी संस्था थी, जो भी शासन प्रशासन थी। आपने लोकतंत्र की बात की। अगर हम बात करें भारत और दुनिया के लोकतंत्र में, तो क्या सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है? तो क्या दुनिया विश्व के अन्य देशों और भारत इनमें भारत का लोकतांत्रिक आप कैसे देखते हैं? भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को आप कैसे देखते हैं? जहां तक भारत के संदर्भ में लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं तो भारत जो है अन्य देशों के तुलना में, भारत की जब हम तुलनात्मक वर्गीकरण करेंगे तो भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, भारत विविधताओं से भरा एक देश है, अनेकता में भी एकता की बात करता है। ये तभी हो पाएगा जब एक संविधान होगा। तो आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि अनेक राज्यों के अलग अलग पहनावा है, अलग अलग बोली है, अलग अलग उनके क्रियाकलाप है। इन सारे राज्यों को एक क्रमबद्ध में जुड़कर सबों पर एक नियम कानून को पालन करते हुए किस तरह देश को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आजादी के बाद यहाँ के हमारे जो नेता थे उन्होंने संविधान को ही उपयुक्त माना और संविधान को, विभिन्न देशों के संविधान को गणना करते हुए, अध्ययन करते हुए भारत के संविधान को माने
संकलित किया गया और जिससे भारत की विविधताओं को, भारत की अनेकताओं को एक एकता के सूत्रों में बांध कर रखा जाए। तो अगर हम बात करें लोकतंत्र की, तो क्या चुनाव ही सिर्फ लोकतंत्र है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के सिर्फ चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र की जो जो पूरा पूरा फंक्शन है लोकतंत्र की, सिर्फ चुनाव की प्रक्रिया तक ही समाप्त नहीं हो जाती है। जैसे कि देखिए, चुनावी प्रक्रिया जो होता है लोकतंत्र की सीढ़ी का पहला स्टेप है। पहला स्टेप है लोकतंत्र की सीढ़ी का पहला स्टेप है कि हम चुनाव दें, वोट करें, अपने प्रतिनिधि चुने और प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार चुने। ये पहला स्टेप है। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के अन्य देशों की जब तुलना करते हैं तो अन्य देशों की तुलना में आप जब देखते हैं तो सिर्फ अभी तक भारत में हो क्या रहा है, अभी तक भारत में यही हो रहा है कि जनता वोट दे दे रही है, उसके बाद जनता समझती है हमारी भूमिका समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं। जब अन्य देशों के बारे में जब हम तुलना करते हैं, अन्य देशों को अध्ययन करते हैं, तो हम यह करते हैं कि जो अन्य देशों में बजट आती है, जो अन्य देशों में धरातल पर काम होती है, उसमें जनता की भूमिका सदैव साथ साथ होती है। लेकिन यहां देखिए क्या हो रहा है, नियम कानून बन गए हैं, सरकारें चुनी जा रही है, लोग मतदान भी कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में लोग भागीदार हैं। सिर्फ इतना कर देने से ही हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। लोकतंत्र आप देखिए ग्रास रूट पर, सतही जमीन पर जब हम बात करेंगे तो सतही जमीन पर ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, आईएएस आईपीएस चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं, और अधिकारी जानता तो नेता चुन रहे हैं, न कि अधिकारी चुन रहे हैं। लेकिन अधिकारी का उन सारे नियम और कानून को सतही ग्रास रूट पर क्या वो जो समन्वय है पब्लिक और सरकार के बीच में, क्या वो ब्यूरोक्रेट्स बना पाते हैं, क्या उनकी अपनी धांधली चल रही है? तो इस स्तर पर भी हमें देखना होगा, तभी भी लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र और स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की हम बातें तभी कर पाएंगे जब सतही जमीन पर जनता की खुशहाली की गणना की जाए। आपने लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में कहा भी जाता है कि लोकतंत्र में कभी वही चाल होती है, कभी खंजर कभी ढाल होती है। तो जो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के आप बारे में बात किए तो पहले राजतंत्र था, तो इसी पर हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र से मजबूती आएगी या राजतंत्र से मजबूती आएगी? देखिए, राजतंत्र की जहां तक हम बात करें तो राजतंत्र भी कई एक राजतंत्र भी हुए हैं जो अच्छे ढंग से काम किए, जनता खुशहाल रही है। लेकिन राजतंत्र से 1 लाख गुना लोकतंत्र अच्छा होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि यहां सत्ता में आने के लिए किसी भी बैकग्राउंड की आपकी जरूरत नहीं है। आप एक संघर्ष करते हैं, संघर्ष के बाद आप शीर्ष पदों पर जा सकते हैं। जैसे कि हमने शास्त्री जी के बारे में सुना था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री रहे तो वे गंगा नदी तैर कर पीठ पर वो जो किताबें के गठरी थी वो बांध कर वो पार किया करते थे और पठन पाठन करते थे। एक साधारण से परिवार से आने वाले लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने। कई एक ऐसे उदाहरण हमें मिलते हैं। तो बहुत से चंद्रशेखर हुए, मोदी हुए और लोग हुए जिनका बैकग्राउंड बहुत सिंपल रहा है, राजनीतिक तौर पर परिवार राजनीति में नहीं तो है। तब जब इस तरह के लोग जब सत्ता में आते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि अच्छे लोग आते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, तो इसीलिए मेरा कहना है कि राजतंत्र से लाख गुना लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का रहा है कि लोकतंत्र में कुछ कमियां जो रही है, जैसे लोगों को परिवारवाद तो रहा है, जिसमें परिवारवाद उसमें अच्छे भी पीढ़ियां निकल गई, देश को दिशा निर्देश दी गई है, देती आ रही है। लेकिन उसी जब परिवार के एक ही परिवार के लोग जब कार्य करते हैं तो हो सकता है उस परिवार में अच्छे ही ना पैदा हो सकता है कोई मंदबुद्धि पैदा हो जाए, कोई मूर्ख पैदा हो जाए। तो इसलिए नहीं, लोकतंत्र का माने ही होता है जिसमें दम हो। जैसे हमने चाणक्य जहां तक बात किया था, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को लाया, किस राजा
या किसी बड़े बैकग्राउंड या बड़े किसी फैमिली के घर से नहीं उठा कर लाया, जिसमें वो कैपेसिटी देखा, जो संघर्ष करने की कैपेबिलिटी देखा, उसको चाणक लाया। तो लोकतंत्र अपने आप में एक चाणक है, जहां सबों को मौका देता है, जो संघर्ष करे वो गति पाए। जी बिल्कुल। तो इसीलिए राजतंत्र से लाख गुना लोकतंत्र अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ लोग सत्ता में आने के लिए, लोग आम जनमानस से अपने पक्ष में वोट लेने के लिए जाति का यूज करते हैं, धर्म का यूज करते हैं। और हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं भाषा का कि अनेक राज्यों में लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर। तो यह दुर्भाग्य रहा है। हमें लोकतंत्र को और मजबूत बनाना है, और मजबूत बनाना है। देखिए, आपने बात की भाषा के आधार पर, तो क्षेत्र के आधार पर भी लोकतंत्र आजकल जो क्षेत्रीय पार्टियां, अन्य राज्यों की सब बातें चल रही है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लोकतांत्रिक देश के लिए, भारत के लिए खतरा तो है। इस तरीके से अगर भाषा के आधार पर स्टेट की मांग की जाए, और इस तरीके से अगर बात करें क्षेत्रीय आधार पर, जिस तरीके से दक्षिण भारत हुए, उत्तर भारत में जाओ तो दक्षिण भारत में भी देखा जाता है, इस तरीके से भाषा के आधार पर भी मांग की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य भी है। और हाल फिलहाल हमने महाराष्ट्र में देखा, भाषा के आधार पर, हिंदी और मराठी भाषा के आधार पर जो हो रहा था, तो कहीं ना कहीं देश के लिए दुर्भाग्य तो जरूर है। देखिए, जब तक सत्ता में रहने वाले लोग हो, विपक्ष में रहने वाले लोग हो, काम के आधार पर जनता के बीच में न जाकर, जब वो गुणागणित के आधार पर जब जनता को अपने पक्ष में लाने का कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा हिंसा होगी, हिंदू और मुसलमान किए जाएंगे, जाति और जाति की बातें की जाएंगी। और यहाँ तो हद पार कर रही है, भाषा के आधार पर लड़ा जा रहा है। अरे भाषा का क्या लेना देना, लोग भाषाएं सीख जा रहे हैं। बिहार के तो बहुत से ऐसे लोग हैं, हमने देखा है सागर जी, आंध्रा और तेलंगाना में काम करने वाले वहां की भाषा सीख जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भाषा थोपने वाली चीज नहीं होती है, भाषा लोग सीख जाते हैं। लेकिन सबसे गंदा राजनीति की शुरुआत हो रही है कि हम काम के आधार पर, हम अपने कैपेसिटी के आधार पर, हम अपनी अच्छाई के आधार पर, हम अपनी सुंदरता के आधार पर, हम अपने कार्य विधि के आधार पर वोट लेने की अपेक्षा लोगों को कैसे गुणागणित के आधार पर वोट ली जाए, इस तरह की जब क्रिया विधि, इस तरह की फॉर्मूला जब तक अपनाए जाएंगे, तब तक समाज में हिंसक झड़प देखने को हमेशा मिलती रहेगी। तो अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा से लोकतंत्र और राजतंत्र के बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बताया, बहुत अच्छा से व्याख्या इसके किए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। अगर आप द यूथ वॉइस 24 को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो द यूथ वॉइस 24 फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए, और इसी तरीके के सटीक और सही विश्लेषण और खबरों के लिए देखते रहिए द यूथ वॉइस 24। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।